हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पीएल स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ लव अफेयर का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। गाइस, पिछले दिनों मैंने जब अपडेट नहीं किया था तो बहुत सारे मुझे एक दिन में लगातार मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते थे, दीदी अपडेट कब कर रहे हो। देखो, जब अपडेट होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। और मैंने छुट्टी क्यों ली थी, उसका रीज़न ये था कि मेरे डैड की आंखों का ऑपरेशन होना था। और उसके बाद मेरे दिमाग में स्टोरी नहीं आ रही थी, क्योंकि अगर आप फैमिली प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं तो बाकी सारी चीज़ें आपके लिए प्रायोरिटी नहीं रहती, फैमिली फर्स्ट होती है। तो जब वो सब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं तो आई एम एबल टू मैं फिर से अपनी स्टोरी लिख सकती हूँ। और गाइस, उनकी सेकेंड आई का भी ऑपरेशन होना है और शायद वो विद इन अ मंथ हो जाए, फेब के एंड में हो जाए या मिडल में हो जाए, मुझे नहीं पता। तो तब भी मैं छुट्टी लूँगी। तो आई होप आप लोग उस टाइम भी मुझे टेक्स्ट कर करके परेशान नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स सो अनोइंग। आप एक फैमिली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और वहाँ लोगों को सिर्फ स्टोरी की पड़ी है। एंड दैट टाइम आई डोंट वांट टू इन्फॉर्म एनीबॉडी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कितने दिन की छुट्टी लूँगी। और अगर मैं उतने दिन पे वापस नहीं आती हूँ तो सब वैसे भी मुझे बहुत सारे टेक्स्ट करते हैं कि आप तो अपने टाइम से पाबंद नहीं हो। बट फैमिली प्रॉब्लम के चलते कभी कभी हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। शौक नहीं होता, मजबूरी होती है। तो चलिए आज के एपिसोड को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि बायवूशियन को हमारे लवांगची और जो हमारा हुआचंग था उसने उसका गला काट दिया था और मार डाला था। और गाइस, यहाँ पर इतनी खुशहाली होती है सबके बीच में। वो लोग पढ़ने के लिए विंग और वांगची को यहाँ पर रखते हैं। विंग और वांगची जो थे वो बहुत अच्छे से, अब विंग की जो सारी पढ़ाई थी वो कंप्लीट होने वाली थी और वांगची और विंग की शादी का दिन ये लोग तय कर देते हैं। 2 साल बीत जाते हैं उन सब चीज़ों को। जो भी क्लाउड ड्रेसेस, गोसू के अंदर कुछ भी उटपटांग हरकत नहीं हुई थी, किसी ने कोई चीज़ें नहीं की थी और सबको ऐसा लग रहा था कि मामले बहुत अच्छा होने जा रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। और उन लोगों को इतनी खुशी थी ना कि वो लोग अब लवांगची और विंग की शादी ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल और बीत गए थे। और यहाँ पर लवांगची बहुत खुश होता है और विंग भी अपनी लवांगची के साथ शादी करने के बाद वो एज अ प्रोफेसर उसे सीट जो है वो ऑफ़र की गई थी कि वो गुसू में ही पढ़ा सकता है। यहाँ पर विंग भी काफ़ी खुश था और विंग के साथ रहने वाले उसके दोस्त यार भी बहुत खुश थे। उनके लास्ट एग्ज़ाम्स के टाइम आ रहे थे। विंग जो था वो अपना सारा टाइम पढ़ाई में लगाता था। उसके टीचर्स उसके लिए बहुत हेल्पफुल थे और उसे बहुत अच्छा लगता था जब उसके टीचर हेल्पिंग हैंड बन के उसके सामने आते हैं। यहाँ पर ये ज़ोरों शोरों से लवांगची और विंग की शादी की तैयारी होती है। बाहर से ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था, क्योंकि लवांगची और विभूषण ऐसे इंसान थे जो कि अपनी शादी सीक्रेटली ही रखना चाहते थे। बिकॉज जहाँ हमारे बहुत सारे शुभचिंतक होते हैं ना, वहाँ हमारे दुश्मनों की भी कमी नहीं होती। और विंग और वांगची थोड़ा डरते थे, क्योंकि वो बाईशियांग इकलौता इंसान नहीं था जो उन लोगों को हार्म करना चाहे। ऐसे न जाने कितने डजन ऑफ पीपल हैं जो यहाँ पर उन्हें हार्म पहुँचाना चाहते हैं और इन्हें पता भी नहीं इनके पीछे एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो रही थी। वुजियांग की डेथ के बाद सबको बहुत बड़ा बाईवूशियन की डेथ के बाद सबको बहुत बड़ा झटका लगा था। और जो अंडरवर्ल्ड था, यानी कि जो डार्क साइड्स थी, वो बहुत टाइम के लिए चुप हो गई थी, क्योंकि उन्हें सारी गैदर शक्तियों को इकट्ठे करना था। यहाँ से वो गुसू में भी अपने शुभचिंतक भेजते थे और उनके थ्रू बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करते थे। यहाँ पर एक डीमन एक फॉर्म में आ जाता है और वो सोचता है कि जो बाईवूशियन नहीं कर पाया उसका बदला वो लेगा। और वो यहाँ पर लवांगची और विंग को कभी चैन से नहीं जीने देगा, क्योंकि विंग को लाते लाते, जिसे अपना डिसाइपल मानते हुए बाईवूशियन ने अपना गला कटवा दिया। अब ये सारे डार्क शक्तियाँ एक जगह इकट्ठी हो रही थी और वो लोग विंग से बदला चाहते थे। वो चाहते थे कि जिस विंग को इतना प्राउड है अपने प्योर खून पे, उस विंग को वो डार्क में बदल देंगे। हालांकि उसने नागेश नाग शक्ति कभी ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन अब वो इसे बताना चाहते हैं कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। यहाँ पर डार्क साइड जो थी वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है और उनका जो 3 मुंह वाला डीमन होता है वो बहुत ही बड़ा, वो एक लावे से, यानी कि एक जलते भुनते लावे से एक फॉर्म लेता है और वो प्रण लेता है कि वो विभूषण को अपनी साइड मिलाकर रहेगा, वो तबाह कर देगा लवांगची और विभूषण की ज़िंदगी को। यहाँ पर विभूषण और लवांगची, जो कि इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर थे, वो अपनी शादी की तैयारियों में लग गए थे। उनके सारे दोस्त उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, क्योंकि पहले उनके एग्ज़ाम्स थे और एग्ज़ाम्स के स्ट्रेस से फ्री होने के बाद ही उनकी शादियाँ थी। तो यहाँ पर बहुत खुश होता है विभूषण। वो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं उस साल और पूरी विंटर्स जो थी एग्ज़ाम के बाद की, वो उसमें तैयारियां करते हैं शादी की। बहुत छोटी सी सेरेमनी में उसके सारे दोस्तों और उसके टीचर्स के बीच में
वहाँ पर उन दोनों की शादी होती है। उनकी शादी बहुत ही अच्छे तरीके से हुई थी। लवांगची ने अपनी कोर को अच्छे से कल्टीवेट कर अब उसमें वो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी कि वो उसे बच्चा बनना पड़े। हाँ, हालांकि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से जब तक एग्जॉस्ट नहीं हो जाता तब तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लवांगची ने बहुत अच्छे से कल्टीवेट करके अपनी कोर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था। यहाँ पर वी विजन भी लवांगची के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है और उसका रिज़ल्ट तो आ ही गया था। अब वो मिसेस लैन बनने के लिए या कहें मिस्टर लैन बनने के लिए बहुत अच्छे से तैयार था। और यहाँ पर उन दोनों की शादी का दिन आता है। सबके सामने वो वोव्स लेते हैं, अपने 3 नोटों पूरे करते हैं और उसके बाद उनकी शादी सक्सेसफुली मानी जाती है। यहाँ पर वीइंग लवांगची के चैम्बर में आता है। वीइंग को लवांगची का कमरा बहुत अच्छे से उसने रेनोवेट करवाया हुआ था। अब वो कमरा फीका नहीं लगता था, उसमें मंद मंद खुशबू आ रही थी, जैसे मानो बहुत अच्छी चंदन की लकड़ियों से बनी हुई और अरोमा कैंडल्स वहाँ जल रही हों जिसमें चंदन का डस्ट हो। यहाँ पर सारे कमरा लाल कलर के जो पर्दे थे उनसे जचा हुआ था। लाल रंग के मोतियों से हर चीज़ डिज़ाइन की गई थी और वहाँ पर गोल्डन कलर का भी बहुत सारी आकृति रखी गई थी, जिनमें से एक उनकी ब्लेसिंग्स थी। वहाँ पर उन्होंने उनके होने वाले बच्चे के लिए भी एक प्यारा सा पाउच, चियांचुआ पाउच डाला हुआ था, जहाँ पर वीइंग और उसके लवांगची को ब्लेसिंग्स मिले। वहाँ पर साइड में न्यू हेसेंग और उसके बाकी के दोस्तों ने एक बहुत प्यारा सा मीठा और बादाम वाला दूध भी रखा हुआ था, ताकि वो लोग हल्दी बादाम वाला दूध पी के अपनी अपनी ऑस्पिशियस नाइट को एंजॉय कर सकें। और यहाँ पर जब वीइंग एंटर होता है ना, उसका मुंह कवर था, लेकिन वो धीरे धीरे सब कुछ देख रहा होता है कि कितने अच्छे से चीज़ें को यहाँ पर सजाया गया है। लवांगची भी रूम में धीरे धीरे एंटर होता है। लवांगची की आर्ट सुन के वीइंग चौकन्ना हो जाता है और अपनी वेल को ठीक कर लेता है। लवांगची धीरे धीरे बेड की तरफ आता है। लवांगची को इस दिन का न जाने कब से इंतज़ार था। वो वीइंग को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था, चाहने लगा था, और वीइंग के बिना उसका दिल भी नहीं लगता था। आज फाइनली वीइंग उसका हस्बैंड बन चुका था, या कहीं उसके ओमेगा हस्बैंड या ओमेगा वाइफ बन चुका था। और वो वीइंग को पाकर अपना स्पाउस मानकर, अपना हस्बैंड या अच्छे से कहें वाइफ मानकर बहुत खुश था। उसके पास बैठता है, उसकी वेल को अपने एक छड़ी से हटाता है, जो कि ट्रेडिशन था। और यहाँ पर वो वीइंग का प्यारा सुंदर सा चेहरा देखता है, जिसके चेहरे पे लाली थी, होठों पे शर्माहट थी और आंखें झुकी हुई थी। वो वीइंग की चिन को अपने हाथों से उठाता है और कहता है, वीइंग गाइस, आप अपने हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि आप बाकी की चीज़ें सुन सकें हेडफोन्स के द्वारा, क्योंकि और जिन लोगों को भी अनकंफर्टेबल फील होगा आगे के रोमांटिक पार्ट को, वो इस पार्ट को स्किप कर देना। I mean, आगे का पार्ट रोमांटिक होने वाला है। इन दोनों की जो नेप्चुरल नाइट होती है उसके बारे में डिस्क्राइब होगा। तो शुरू करते हैं। वांगची वीइंग के चेहरे को देखता है। उसकी आंखें झुकी हुई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो वीइंग के लिए बहुत प्यारी सी शायरी बोलता है। उसकी शायरी में यहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें कहना चाहता था और वो सारी चीज़ें बयान करता है। वो वीइंग को कहता है, अकेला था रास्ता, अधूरी थी दास्तां, फिर कोई मुझे मेरे जैसा मिला। हम साथ थे, बहुत पास थे, वो दूर था पर सबसे नज़दीक था। वो बहती नदी, मैं एक गहरा समुद्र, वो हमदर्द मेरा, मैं उसका मुकद्दर। वो खामोश हवा, मैं आंधी का शोर, वो बादलों सा हंसी, मैं बारिश की बूंद। वो पहाड़ सा ऊंचा, मैं समुद्र का तल। वो हसीन ख्वाब, मैं सुबह सी हकीकत। वो मुझ में कहीं, मैं उसमें पूरा। वो किस्मत से धनी, मैं हमेशा से अधूरा। वो मेरा हिस्सा, मैं उसकी इबादत। वो कंगन का शोर, मैं कमरबंद की डोर। वो खनकती पायल, मैं घुंघरू उसके पाँव का। वो मेरा हिस्सा, मैं उसकी सखा। वो इश्क की मूरत, मैं मोहब्बत सा हसीन। वो मेरा कागज़, मैं कलम उसका। वो मेरी किताब, मैं उसकी कहानी। यही है हमारी छोटी सी कहानी। वीइंग काफ़ी इम्प्रेस होता है कि लवांगची ने बहुत सारी छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ बयां कर दिया है। और यहाँ पर वीइंग कहता है, लंजा, ये तुमने हमारे लिए लिखा है। यहाँ पर लंजा मुस्कुरा के कहता है, मैंने अपने होने वाली वाइफ के लिए एक वूजी पोएम लिखी है। यहाँ पर वीइंग कहता है, वूजी मतलब? यहाँ पर बड़े प्यार से मुस्कुराते पे वो कहता है, वुशियान का वू
और वांगची का जी, वो जी पोएम हुई ना। विंग मुस्कुराता है और कहता है, बहुत ब्यूटीफुल है तुम्हारी लिखी हुई पोएम, मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। वांगची उसके लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेता है और कहता है, तुमसे मीठी और तुमसे अच्छी कोई भी नहीं। तुम पहले बसंत का फ्रूट जैसे हो। जिस तरह से बसंत आने के बाद कोई भी इंसान या कोई भी पक्षी उस पहले फ्रूट को चखना चाहता है, तुम बिल्कुल उसी तरह से हो। जब बहारें आती हैं तो वो फ्रूट बहुत मीठा हो जाता है, तुम उसी की तरह हो विंग। और वो विंग के लिप्स को कैप्चर करके उसे बहुत प्यार से किस करता है और दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पैशनेट तरीके से किस कर रहे होते हैं। वांगजी की आंखें नम थी। विंग उसकी आंखों को आंसुओं को पोंछता है और कहता है, आप रो क्यों रहे हैं शिजुन। यहाँ पर वांगजी कहता है, विंग तुम मुझे यहाँ इस रूम में शिजुन न कहकर अगर लंचा कहो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। विंग मुस्कुराता है और कहता है, जैसा आप ठीक समझें। विंग के होठों को वो फिर से अपने होठों से अपने गुलाबी सुर्ख होठों के बीच में दबा लेता है। दोनों बहुत देर तक अपनी सांसों को रोके एक दूसरे में समाये रहते हैं। दोनों एक दूसरे से अपने अपने लिप्स को जुड़े होने का आनंद लेते हैं। उनकी बहुत डीप पैशनेट किस होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे दो गुलाब की पंखुड़ियाँ एक दूसरे में समाई हों। दोनों की आंखें यहाँ पर थोड़ी नम थी और दोनों के चेहरे पे ही ब्लश था, जैसे मानो सुर्ख गुलाब की जो पंक्तियाँ थी उन पत्तियों ने उनके चेहरे पे वो लाली खिला दी हो। विंग शर्मा रहा था, बिल्कुल एक पहली दुल्हन की तरह, और वांगजी एक्साइटेड था, जैसे उसे आज पहली बार अपने प्यार को पाने का मौका मिला है, जैसे उसे सारी जहान में ये कहने का मौका मिल गया हो कि विंग सिर्फ उसका है और अब विंग पे सिर्फ उसका हक है और उस पे सिर्फ विंग का हक है। वो चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को ये कहना चाहता था, लेकिन हम इंसान ये कह नहीं सकते, मगर हम बयां कर सकते हैं अपने स्पाउस के साथ प्यार करके, और वांगची वही करना चाहता था। धीरे धीरे वो विंग के हेड एसेसरीज, जो बालों में लगी हुई वो पिन, वो प्यारी प्यारी चीज़ें खोलने लगता है। वांगची ने भी विंग की दी हुई पिन अपने बालों में संजो के लगाई हुई थी, जो कि उसने पहली बार एज अ शिजुन या फिर एज अ फ्रेंड कहें उसने लंतूजी को दी थी। वांगजी बहुत खुश था कि विंग का दिया उसे तोहफा था। विंग ने भी उसकी माँ की दी हुई पेन अपने बालों में सजाई हुई थी। वांगजी काफ़ी खुश था कि विंग उसकी चीज़ों की कदर करता है। धीरे धीरे उसके बालों से, उसकी उन उलझी हुई जुल्फ़ों से वो पेन निकलने लगती है। विंग और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था जब वो मेसी लग रहा था। और यहाँ पर वांगजी जब देखता है कि उसके बालों में कहीं ना कहीं पिन ऐसे सरकती हुई नीचे गिर रही थी, वो मुस्कराता है और कहता है, विंग तुम्हारे बाल कितने सिल्की सॉफ्ट हैं। विंग कहता है, आपके भी तो। और वो लंजा की पिन को निकाल देता है। दोनों एक दूसरे के बालों को अच्छे से खोल देते हैं ताकि जब वो अपने बिस्तर पर रोमांस करें तो कोई भी चीज़ उन्हें चुभे ना, उनके बीच में विघ्न ना डालें। और यहाँ पर वो सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं। वांगजी धीरे धीरे अपने उस बड़े से रोप को उतारता है जो कि उसका ट्रेडिशनल था और एक साइड में ले जाकर उसे रख देता है। वो विंग के भी इतने भारी भारी कपड़ों को उतारने में उसकी मदद करता है। और अब दोनों के दोनों सिर्फ एक थिन लेयर के अंदर थे, जो कि पतली सी परत उनके रोब, उनके जिस्म को छुपाए हुए थी। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के चेहरे शर्म से लाल थे, लेकिन विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। और वो जानते हैं कि इससे जो भी ये करने जा रहे हैं, एक नई सृष्टि का निर्माण होगा। और वो सृष्टि किसी और में नहीं बल्कि हमारे गर्भाशय में रहती है। वो जानता था वांगजी, वो आज खुद को रोकना नहीं चाहता था। वह विंग के बालों को बड़े करीब से आकर उसकी खुशबू को सूंघता है और कहता है, विंग तुम बहुत बहुत अच्छे लग रहे थे आज। और वो धीरे धीरे उसके कानों के पास किस करता जाता है। धीरे धीरे वो अपनी टंग से उसके कानों में गुदगुदी करने लगता है। विंग को भी एक हल्का सा एहसास होता है, मन मचलता है। और धीरे धीरे वांगजी उसके गालों को चूमते हुए नीचे उसके यहाँ पर गर्दन तक आ जाता है। वांगजी थोड़ा घबराया, उसकी धड़कनें तेज, और विंग को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि उसकी भी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। धीरे धीरे वांगजी अपनी जीभ से, अपने होठों से उसे किस करता हुआ उसके उन थिन लेयर को उसके शोल्डर से गिरा देता है। वो धीरे धीरे उसके
उसके कंधे पे चूमने लगता है, जैसे मानो उसे इस दुनिया की सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल गई हो। धीरे धीरे दोनों के रूप सरकने लगते हैं। विंग भी लवांगची के जिस्म को अच्छे से देखने लगता है, तराशने लगता है और उसके बाद उस पर अपने लिप्स से चूमने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक किस करते हैं और धीरे धीरे वांगची विंग को लिटा देता है बेड पे और उसके बाद वो विंग के लोअर कपड़ों को भी खोल देता है और साथ में वो अपने लोअर कपड़ों को भी खोल देता है। विंग शर्माहट से बिल्कुल एक दुल्हन की तरह शर्माते हुए अपनी आंखों पर अपने हाथों को रखकर अपने मुंह को छुपा लेता है, क्योंकि उसे शर्म आ रही थी जिस इंसान को उसने शिजुन की नज़रों से देखा, अपना लवर माना, जो उससे इतना बड़ा है। आज वो कैसे उसे शर्मसार करके इस तरह से देख ले। हालांकि उसके मन में बहुत बार ये कामना हुई कि आखिर लवांगची दिखता कैसा होगा, लेकिन आज जब लवांगची उसके सामने होता है तो वो कहता है कि क्या लंजा, हम इस मोमबत्ती को बुझा दें। लंजा जो कि विलिंगली बुझाना नहीं चाहता था, पर वो जानता था कि पहला वक्त डिफ़िकल्ट होता है, बहुत कठिन था विंग के लिए वो चीज़ शर्माते हुए। यहाँ पर उसका लाजमी था कि वो इस चीज़ की डिमांड करे और लवांगची भी समझते हुए अपने एक हाथ से ही उसको बुझा देता है। मोमबत्ती बुझ चुकी थी, लेकिन चांद की रोशनी अभी भी आ रही थी। लवांगची विंग के हाथों को उसकी आंखों से हटाता है और कहता है, विंग, अंधेरा है, बस चांद की रोशनी है जिससे तुम मुझे देख सकते हो। इतना तो तुम मुझे इजाज़त दोगे ना? विंग हामी में सिर हिलाता है। लवांगची धीरे से उसकी टांगों के बीच में खुद को संभाल लेता है और दोनों पैशनेट लव करने लगते हैं। विंग की पहले दर्द भरी आवाज़ें थी। वांगची कोई बीस्ट नहीं था। इंसान होने के नाते वो विंग को एडजस्ट होने का टाइम देता है। धीरे धीरे अपने हाथ से वो विंग को भी सहलाने लगता है और उसके बाद दोनों जब विंग एडजस्ट हो जाता है तो वांगची उसकी आंखों को छूता है जिससे आंसू टपक गए थे और धीरे धीरे विंग को कंफर्टेबल फील कराता है। अपनी बाहों की गर्माहट में वो विंग को ऐसे झंझोड़ लेता है कि विंग फिर भूल जाता है कि उसे दर्द भी हो रहा था। अब वो धीरे धीरे दर्द उसे अच्छा लगने लगा था। अब जो चीज़ पहले उसे दर्द दे रही थी, अब वही चीज़ उसे बहुत अच्छा एहसास दे रही थी। दोनों की बॉडी एक दूसरे के साथ लीन थी, दोनों के होठ एक दूसरे को बांधे हुए थे और चुंबन उनका नॉन स्टॉप चल रहा था। यहाँ पर वांगची नीचे से विंग के साथ बहुत ज़्यादा वाइल्ड भी होता था और धीमे धीमे भी रहता था, जिससे विंग एडजस्ट हो सके। उनकी पहली बार थी। वो विंग को दर्द नहीं देना चाहता था, क्योंकि कोई भी इंसान अपने प्यार को दर्द नहीं देना चाहता। इसलिए वो विंग के साथ एक जेंटलमैन की तरह पेश आ रहा था और हर इंसान को एक जेंटलमैन की तरह पहली बार पेश आना चाहिए। उसने यहाँ पर विंग पे कोई दबाव ज़बरदस्ती नहीं की थी और विंग भी ये चीज़ समझकर अपने प्यार को पैशनेटली उसके कंधे को बाइट करता और कभी उसको नाखून मारता कमर में, जब भी वांगची उसकी सांसों को बिल्कुल अपनी सांसों से मिला लेता। धीरे धीरे वांगची और विंग वाइल्ड रोमांस करने लगे थे और फिर जब वो थक जाते तो वो स्लोली हो जाते और ऐसे ही उनका लेट नाइट रोमांस चलता। वांगची ने अपना सारा कुछ विंग के अंदर ही रिलीज़ कर दिया था और उन्होंने कोई प्रोटेक्शन भी यूज़ नहीं की थी। वांगची को कोई डर नहीं था। वो इस सृष्टि की रचना के लिए तैयार था। वो आने वाले अपने बच्चों को वेलकम दिल से करना चाहता था। वो लैन ख़ानदान में एक और बच्चा चाहता था। वो अपने ख़ानदान के नाम को आगे बढ़ाना चाहता था। और उस रात धीरे धीरे दोनों ने आपसी सहमति के साथ पहले तो एक दूसरे की बाहों में लेटे और धीरे धीरे फिर से उन दोनों के बीच प्यार होने लगा। और दूसरा राउंड भी उन्होंने बहुत पैशनेट, धीमे, तेज और सभी गतियों के साथ पूरे रूम का जायज़ा लेते हुए उस बेड को बहुत अच्छे से यूज़ किया। विंग की करहराने की आवाज़ें, उसका मुआयन, उसकी वो अजीबोगरीब आवाज़ें बाहर तक सुनाई देती, लेकिन लवांगची ने आसपास साइलेंसिंग स्पेल डाल दी ताकि कोई भी उसकी बीवी की आबरू को गलत नज़रिए से ना देखे। कोई भी उसकी वाइफ कहें या हस्बैंड उस पर गंदी निगाह ना रखे। लवांगची एक प्रोटेक्टिव हस्बैंड था और हर हस्बैंड को अपनी बीवी की इज़्ज़त को प्रोटेक्ट करना चाहिए और प्रोटेक्ट करके रखना भी चाहिए और हमेशा करना भी चाहिए। और वांगची भी वही कर रहा था। उस रात 2 बार ही वो लोग
एक दूसरे के साथ मिलन करते हैं और वो मिलन की बेला इतनी अच्छी होती है कि एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। विंग बहुत ज़्यादा वार्मथ फील कर रहा था। दोनों अपने इनर रोब्स में ही सो गए थे क्योंकि पहली बार नग्न होकर एक दूसरे के साथ लेटना बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। वांगजी ये चीज़ समझता था और एक दूसरे को क्लीन करने के बाद वो एक दूसरे की बाहों में बहुत प्यार तरीके से सो जाते हैं। सुबह उन्हें लैंड डिसाइपल जगाने आते हैं। उनकी गहरी नींद से वांगजी बड़े प्यार से विंग के बालों को उसके कान के पीछे रखता है और गुड मॉर्निंग उसके माथे पे किस कर कर उसे उठाता है। विंग भी बहुत खुश था कि फाइनली उसके शिजन उसके आज हस्बैंड हो गए हैं। अब वो उन्हें हेंगुनचुन नहीं लंजा भी बुला सकता है। यह अथॉरिटी सिर्फ उसके पास है और वो बहुत प्राउड फील करता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मॉर्निंग विश करते हैं। छोटे से छोटे होठों के चुंबन से उनके दिन की शुरुआत होती है और दोनों के दोनों यहाँ पर बहुत खुश थे। वांगजी विंग नहा धोकर नीचे जाते हैं। पहली बार उन्होंने साथ में बात लिया था और इस बार कोई पहरा देने वांगजी के कमरे में भी नहीं आया था, वरना कभी लेन शिचन और कभी लेन चिरन, यहाँ तक कि वन कशिंग तक को उनके बीच में कबाब में हड्डी बना दिया जाता था। लेकिन अब वो प्राउडली अपनी वाइफ के साथ रह सकता है। आज दोनों हाथों में हाथ डालकर वहाँ चल रहे थे और विंग को यहाँ पर आने के बाद लेन रिबन सेक्रेड वो रिबन भी दिया जाता है और यहाँ पर विंग बहुत खुश होता है कि उसे लेन फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया है। मगर क्या विंग की खुशियाँ ज़्यादा टाइम तक रह पाएंगी या फिर जो बीस्ट ये सब चीज़ें तैयार कर रहे हैं या वो सब चीज़ें तबाह कर देंगे। देखते हैं आने वाले एपिसोड में। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय।